इस कहानी की शुरुआत होती है 1847 से, जहां एक राजा हुआ करता था। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य भी था। उसके पास एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए वो सब कुछ था जो कि एक राजा के पास होना चाहिए, यानी कि धन, दौलत, आराम, सुख और चैन। मगर इन सब के बावजूद भी राजा के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, और वो थी मन की शांति। परेशान होकर वो एक साधु के पास जाता है, जो कि उसे शांति का रास्ता दिखाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम्हें खुद ब खुद मिलेंगी, बस तुम्हें सिर्फ चलते जाना होगा। इसीलिए राजा अपने परिवार और अपने प्रजा को पीछे छोड़कर एक जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है, ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर बिताए। तभी अचानक उसे जंगल में एक आवाज सुनाई देती है। राजा को उस आवाज से डर नहीं लगता है, तो उसे अपने सामने एक पत्थर दिखाई देता है। गांव के लोग उस पत्थर को पंचुली देव के नाम से पूजा करते थे। वहां खड़े होकर राजा के मन में एक ऐसी शांति आती है जैसे मानो उसे दुनिया का सारा सुख मिल गया हो, और वो ये डिसाइड करता है कि इस पत्थर को अपने राज घराने में ले जाएगा। मगर उसी वक्त वहां पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उन लोगों का कहना था कि ये पत्थर ही उनके भगवान है, और वो इसे पंजुली देव कह के बुलाते हैं, क्योंकि ये ही आज तक उनकी इस जंगल में रक्षा करते आए थे। मगर राजा का ओहदा ज्यादा था और वो उन पर जोर डालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गांव के ही लोगों में से एक शख्स के अंदर पंजुली देव आ जाते हैं, और वो चीख कर राजा से कहते हैं कि अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं, तो इसके बदले तुम इन गांव वालों को क्या दोगे। जिसके बाद वो कहता है कि आप जो कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पंजोली देव अपनी आवाज में जोरदार चिल्लाते हैं। उनकी आवाज की गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है। उनका कहना था कि मेरे आवाज की गूंज जहां तक भी गई है, तुम्हें उतनी जमीन इन जंगल वालों को देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर राजा एग्री हो जाता है और पंजुली देव उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ उनकी एक शर्त भी थी। पंजुली देव के साथ उन्हीं के एक उग्र रूप गुली का देव भी आएंगे। अगर तुमने अपने वादे को तोड़ा और इस जंगल की जमीन को किसी और काम में लगाया, तो उनका उग्र रूप सब कुछ तबाह कर देगा। वचन के अनुसार राजा ने वो सब कुछ किया, जिसके बाद उसे उसके मन की शांति मिल गई। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1970 में, मतलब कि करीब 150 साल आगे, जहां उसी गांव में भूताकोला नाम का एक फेस्टिवल चल रहा था। दरअसल कर्नाटक में मनाया जाने वाला ये एक रिचुअल होता है, जहां पर तुलु जाति के लोग अपने देव को खुश करने के लिए इस फेस्टिवल में परफॉर्मर के रूप में उन्हीं की जैसा नृत्य करके दिखाते हैं, और परफॉर्म करते वक्त उन्हीं के शरीर में देव की एंट्री भी होती है। जिसके बाद वो सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। कहने को तो पंजुली देव उस परफॉर्मर के शरीर में सिर्फ कुछ ही पलों के लिए आते हैं, मगर उन्हीं कुछ पलों में वो अपने लोगों पर आने वाली आपदा और साथ ही उनके भविष्य के बारे में भी बता देते हैं। इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले सभी परफॉर्मर्स जनरेशन टू जनरेशन बदलते जाते हैं, मतलब कि उन्हीं की फैमिली का ही अगला वारिस इस भूताकोला के नृत्य को आगे बढ़ाता है। ये प्रथा काफी सालों से चलती आ रही है। सालों साल चलने वाली इस रिचुअल में इस बार राजा का एक वंशज भी आया था, मगर इस बार उसका मन साफ नहीं था। वो तो इस गांव की जमीन को बेचकर बड़े बड़े मॉल्स, अच्छी सड़कें और बड़ी इमारतें बनाना चाहता था, ताकि उसका खुद का प्रॉफिट हो सके। उसे हर बार ये लगता था कि ये भूताकोला सिर्फ एक फालतू प्रथा है। इन लोगों ने देव के नाम पर इतनी बड़ी जगह को यूं ही घेर के रखा है। उसी परफॉर्मेंस के दौरान वो शख्स पंजोली देव के पास आकर कहता है कि मुझे अब ये नाटक और नहीं झेलना है, मुझे मेरी पुरखों की जमीन वापस चाहिए। यहाँ तक कि वो उन सभी को कोर्ट में घसीटने की धमकी भी देता है। मगर पंजुली देव उसे कहते हैं कि गांव वालों को ये जमीन तुम्हारे राजा ने ही दी थी, और अगर उस वादे को तोड़ा तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना होगा। मगर देव की बातों का मजाक उड़ाते हुए वो शख्स कहता है कि ये बातें कोई नृत्यक बोल रहा है या फिर असली देव। तो गुस्से में आए देव उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढ लो, तो इसका मतलब ये सारी बातें एक नृत्यक कर रहा था। और रही बात कोर्ट में घसीटने की, तो तुम्हें कोर्ट की सीढ़ियों पर ही खून की उल्टियां होंगी। ये कहकर देव वहां से जंगल की तरफ भागते हैं। सभी लोग उनका पीछा करते हैं। आगे जाकर देव रुक जाते हैं और एक छोटा सा चक्कर काटकर वो वहीं गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो नृत्य किसी को भी नजर नहीं आया। फिर गांव वाले भी ये मान लेते हैं कि उस वक्त उस नृत्य के अंदर सच में देव थे, जो राजा के वंशज से बात कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां वो राजा का वंशज कोर्ट में जमीन के कागजात लेकर जाता है, लेकिन कोर्ट की सीढ़ियों पर ही उसे खून की उल्टी होती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद कहानी 20 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हम उस परफॉर्मर के बेटे शिवा को देखते हैं, जो जंगल में गायब हो गए थे। शिवा उस गांव की बफेलो रेस में पार्टिसिपेट करता है, और शिवा उस रेस को पहले 50 से भी ज्यादा बार जीत चुका था, और इस बार भी वो रेस जीत जाता है। लेकिन वहाँ के ऑर्गेनाइजर चीटिंग करते हैं और खुद के ही बंदे को उस रेस को जितवा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर शिवा जमींदार के लोगों को मारने लगता है। अब हम जमींदार को देखते हैं, जिसका नाम देवेंद्र होता है, जो बेसिकली उसी शख्स का बेटा था जिसकी अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टियां करते हुए जान चली गई थी। मगर देवेंद्र अपने पिता की तरह नहीं था। वो गांव के लोगों की हमेशा सुना करता था, उनकी मदद करता था, और जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी दिया करता था। इसीलिए वो अपने खास आदमी सुधाकर से कहकर जीता हुआ मेडल शिवा को देने के लिए कहता है, और इसी के साथ इनाम में उसे एक बाइक भी मिलती है। कुछ ही दिनों बाद उस गांव में भूताकोला फेस्टिवल होने वाला था,
और इसी के चलते देवेंद्र ने कुछ रुपए शिवा को दिए थे ताकि वो इस फेस्टिवल की सारी तैयारियां कर सके। अब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भूता कोला शिवा को ही परफॉर्म करना चाहिए था क्योंकि उसके पिता किया करते थे, लेकिन उसके पिता की लास्ट परफॉर्मेंस में जब वो इस गांव से गायब हो गए तो उसका डर शिवा के अंदर से कभी गया ही नहीं और इसी वजह से अब उसके चाचा का बेटा गुरुआ इस फेस्टिवल में पार्ट लिया करता था। इसी बीच में शिवा की पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाती है जहाँ पर वो गांव के अंदर मस्ती करता रहता है, रात को शिकार करता है, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाता है, लेकिन उसकी माँ को ये सारी बातें पसंद नहीं थी और इन्हीं वजह से वो कई बार अपनी माँ से डांट भी खा चुका था। और अपने रोजमर्रा के काम करने और साथ ही जेब का खर्चा निकालने के लिए वो जमींदार देवेंद्र के कुछ काम भी किया करता था। एक दिन गांव में मुरली नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर की एंट्री होती है। मुरली एक काफी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर और साथ ही ईमानदार आदमी था। उस जंगल में किए जाने वाले शिकार और साथ ही वहाँ के काटे जाने वाले पेड़ों की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग लकड़ी काटकर वहां से ले जा रहे थे, तभी मुरली की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें खूब पीटता है और ऐसा दोबारा न करने की हिदायत भी देता है क्योंकि उनकी वजह से जानवरों को प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता है और दिन आ चुका होता है भूता कोला फेस्टिवल का, जिसके लिए गांव के कुछ लोग जंगल की लकड़ियां काटकर अपने रास्ते से घर जा रहे थे, मगर मुरली की अगेन नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। अब ये सारे लोग आकर शिवा को इस बात को बताते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर उन पर अपना रौब झाड़ रहा है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में और यहाँ पर सभी लोग इस फेस्टिवल को मनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। आसमान में पटाखे फोड़ते हैं और वहीं गुरुआ पंजोली देव बनकर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, मगर इतनी सारी फटाकों की आवाज सुनकर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को ये लगता है कि जंगल के जीव परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए वो इसे रोकने के लिए इस फेस्टिवल में आ जाता है और उसकी झड़प शिवा के साथ हो जाती है। शिवा उसे कहता है कि ये फेस्टिवल हम कई सालों से मना रहे हैं, अगर ये फेस्टिवल रुका तो हमारे देव बुरा मान जाएंगे, जबकि मुरली को उनके देव से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उनके पुलिस वाले भी गाँव के ही थे और वो उसे समझाते हैं कि सर इस वक्त यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा, इस शिवा को तो हम बाद में कभी देख लेंगे। वही हम इस कहानी की लीड एक्ट्रेस लीला को देखते हैं, जो कि शिवा का बचपन का प्यार था। वो आकर उसके साथ कई बार मस्ती भी करता है। लीला ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी और वक्त आ चला था उसे जॉब करके पैसे कमाकर अपने घर वालों की हेल्प करने का। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और लीला अपने पिता के साथ शिवा के घर पर आती है। उसके पिता शिवा से कहते हैं कि मेरी बेटी ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर उसे गाँव में कुछ काम मिल जाए तो तुम्हारा बहुत भला होगा। जिस पर शिवा कहता है कि हाँ, हमारे जमींदार यानी कि देवेंद्र जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनसे बात करके मैं लीला को फॉरेस्ट गार्ड में लगा दूंगा। जब लीला अपने फर्स्ट डे पर ऑफिस में ज्वाइनिंग करती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि आज तो मुरली पूरे गांव के अंदर फेंसिंग लगवाने वाला है। फेंसिंग वॉल का मतलब होता है वो दीवार जो कि दो बाउंड्रीज को अलग अलग दर्शाती है। मुरली का मानना था कि जो भी गांव के लोग जंगल की जमीन को यूज कर रहे हैं वो उससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि जंगल सिर्फ जानवरों के रहने के लिए है, न कि इंसानों के कब्जे के लिए। यहाँ सभी गांव के लोग आकर उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर एक बाउंड्री लगा दोगे तो हम इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ रहेंगे। इसी बीच शिवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। कुछ गांव वाले जो कि पुलिस के साइड हो जाते हैं और सभी मिलकर शिवा को बांध देते हैं और रात को जब लीला अपनी जॉब से घर वापस लौटती है तो शिवा को वहीं बैठा पाती है। वो उसके लिए खाना लेकर जाती है, मगर शिवा उस खाने को ठुकरा देता है और कहता है कि तुमने पुलिस वालों के साथ मिलकर गांव की बैंड क्यों बजाई, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई थी। लेकिन लीला करती भी तो क्या करती, वो तो मजबूर थी, उसे तो अपना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से पूरे दिलो दिमाग से वो गांव वालों के लिए ही सोच रही थी। अगले दिन सभी गांव वाले अपनी जमीन को बचाने के लिए देवेंद्र के पास जाते हैं। देवेंद्र कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस से तुम्हारे घर को बचा लूंगा, तुम लोगों को अपने जमीन के लिए यहाँ पर साइन करना होगा। और वो वकील को वहाँ पर बुलाकर उन सभी की जमीनी कागजातों की पुष्टि करवाता है। लेकिन तभी उन्हीं गांव वालों में से शिवा का दोस्त लच्छू जमींदार के घर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसे देखने के लिए वो घर में पैर रख देता है। लेकिन तभी देवेंद्र का एक आदमी आकर उसे एक जोरदार चाटा मार देता है कि आखिर तू अशुद्ध आदमी इस शुद्ध घर में पैर कैसे रख सकता है। इस बात पर शिवा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को खूब पीटता है। अब कहीं बात काबू से बाहर न चली जाए, इसीलिए देवेंद्र उन दोनों को ही रोकता है और बदले में अपने आदमी को ही सुनाता है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया है, गांव वालों के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो तो इन सभी को अछूत मानता था। शिवा जो कि थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए जमींदार का काम किया करता था, जिनमें शामिल था जंगल से पेड़ काट कर लाना। तो यूं ही एक दिन शिवा और उसकी टीम जंगल के अंदर पेड़ काट रही थी और तभी सुधाकर जाकर सारी बात मुरली को बता देता है और मुरली और सुधाकर मिलकर शिवा को पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में ही निकल जाते हैं। शिवा ने अपना एक बंदा पेड़ के ऊपर बिठा रखा था कि अगर कोई भी उनके ऊपर नजर रखने के लिए आए तो वो शख्स इन्हें इंडिकेट कर दे, और जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी जंगल में एंट्री करती है तो इन्हें इंडिकेशन मिल जाता है। हालांकि ये लोग अभी तक उस पेड़ को आधा काट चुके थे, लेकिन जैसे ही इन्हें इंडिकेशन मिलता है तो ये सभी छोटी सी जगह पर छिप जाते हैं और देखते ही देखते जब मुरली की गाड़ी वहां से गुजरने लगती है
तो वो आधा कटा हुआ पेड़ पूरी तरीके से उनकी गाड़ी पर गिर जाता है, जिसकी वजह से मुरली घायल हो जाता है। अब पुलिस वाले को नुकसान पहुंचाया है तो पुलिस वाले शांत कैसे बैठेंगे, इसलिए सभी मिलकर देवेंद्र और उनके लोगों पर अपनी नजर कड़ी कर देते हैं, जिनमें शामिल होते हैं शिवा, लच्छू, रघु और नारू। अब ये सभी पुलिस से जान बचाने के लिए कुछ दिनों तक अपने आप को छिपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर ये अपने घर वापस आए तो पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेंगे। वही सीन शिफ्ट होता है देवेंद्र पर, जो कि इस वक्त गुरुआ को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आगे घर छोड़ दूंगा। तो गुरुआ पूछता है कि आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इस पूरे गांव के मालिक है, आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, कि आपको मुझसे कुछ चाहिए? जिस पर देवेंद्र कहता है कि तुमने आज तक इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हर बार भूता कोला के फेस्टिवल में तुम ही तो पंचुली देव बनते हो और सब लोग तुम्हारी ही तो बात मानते हैं। इसलिए मैं खुश होकर तुम्हारे लिए गांव के बाहर एक बड़ी जमीन देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जिस वक्त तुम इस फेस्टिवल के अंदर जब पंचुली देव बनोगे तो तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। तो गुरुवा कहता है कि कभी भी पंचुली देव झूठ नहीं बोलते हैं। तो देवेंद्र कहता है कि ये बात या तो तुम जानते हो या फिर पंचुली देव, क्योंकि वो तो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए आते हैं, उसके बाद तो तुम्हारी बॉडी में गुरुवा ही रहता है। तो जब पंचुली देव तुम्हारी बॉडी से चले जाए तो तुम्हें बस इतना कहना है कि आज से ये गांव की सारी जमीन देवेंद्र के नाम करता हूँ। लेकिन ऐसा करने से गुरुवा मना कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर देवेंद्र उसे अपने चाकू से मार डालता है। और उसी रात को शिवा, जिसे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है, उसके सपने में पंचोली देव आते हैं, जो कि खून भरे आंसू रो रहे थे, क्योंकि भूता कोला करने वाला उनका भक्त गुरुआ अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग देवेंद्र खुद गांव में गुरुआ के घर जाता है और शोक जताता है कि आखिर इस भले इंसान के साथ ऐसा किसने किया। जिस पर गुरुआ के पिता कहते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो खून की उल्टियां कर मरेगा। गांव वालों का मानना है कि अगर कत्ल गांव में हुआ है तो इसका मतलब है वो जुर्मी भी इसी गांव में ही होगा, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए देवेंद्र एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। वो शिवा को पुलिस से छुड़ा तो लेता है और उसे रात को चिकन मटन और दारू की पार्टी देता है और उसके मन में ये बात डाल देता है कि जिसने तुम्हारे भाई गुरुआ को मारा वो और कोई नहीं बल्कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली है। अब गुस्से में आया शिवा मुरली की जान लेने पर उतारू हो चुका था, लेकिन रास्ते में आगे जाते वक्त वो दम मारने के लिए रुक जाता है। उसी गांव का लोहार महाजन जब शिवा के साथ दम मार रहा था तो उसे बताता है कि मैंने कुछ दिनों पहले देवेंद्र की गाड़ी में गुरुआ को जाते हुए देखा, मगर वापस आते वक्त गाड़ी में सिर्फ देवेंद्र ही था और अगले दिन गुरुआ की लाश मिली। इसका मतलब साफ है कि उसकी जान और किसी ने नहीं बल्कि देवेंद्र ने ही ली है। और जब इन दोनों की बातें चल रही थी तो सुधाकर ये सारी बातें सुन लेता है और अब वो सीधा शिवा को मारने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि अगर वो शिवा को नहीं मारता तो शिवा डायरेक्ट आकर देवेंद्र को ही खत्म कर देता। और अगेन यहाँ पर एक बहुत क्लासिक फाइट इन सभी के बीच में दिखाई जाती है। अगले दिन ये खबर पूरे तरीके से गांव में फैल चुकी थी कि जिसने गुरुआ को मारा वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र था, जो कि इस गांव का जमींदार है। इसी के साथ उस जमींदार ने इन सभी से धोखे से उनके हिस्से की जमीन भी हड़प ली। ये सभी मदद मांगने के लिए मुरली के पास जाते हैं। अब यहाँ मुरली, जो कि हमेशा से जंगल की जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जब उसे पता चलता है कि अगर ये सारी जमीन देवेंद्र के हाथ चली गई तो वो इस पूरे जंगल को ही खत्म कर देगा और यहाँ पर बड़े मॉल्स, रोड और बड़ी इमारतें खड़ी कर देगा, जिससे कि जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वो भी गांव वालों के साथ मिलकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर देवेंद्र का कोई भी इंसान अगर तुम्हारे पर हमला करेगा तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स तुम्हें सपोर्ट करेंगी। और अब होना क्या था, एक तरफ देवेंद्र अपने गुंडों को बुला लेता है, वहीं दूसरी ओर गांव वाले होते हैं और मुरली अपनी पूरी पुलिस टीम को बुला लेता है ताकि ये सभी इस गांव के लिए लड़ सके। जिसके बाद अगेन इस कहानी में एक और शानदार फाइट दिखाई जाती है। एक तरफ देवेंद्र इस पूरे गांव को खत्म करके इस जमीन को हथियाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर मुरली इस पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसमें उसका साथ देता है शिवा और गांव वाले। और शिवा देवेंद्र के लोगों को बहुत पीटने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक दमदार गुंडा आकर शिवा को अपने ही एक हाथ में उठा लेता है और उसकी जान भी ले लेता है। और जैसे ही शिवा जमीन पर गिरता है तो उसका सर एक पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। गांव वालों को लगता है कि शिवा मर चुका है और तभी इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये वही पत्थर था जो 1847 में राजा को मिला था। बेसिकली ये वही पत्थर पंचोली देव थे जो हमेशा से इस गांव की रक्षा करते थे। ये होता है उग्र रूप ऑफ पंचोली देव। और फिर गुली का देव देवेंद्र यानी कि इस गांव का विनाश करने वाले का ही विनाश कर देते हैं और ये गांव अगेन सालों साल के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद इस कहानी के एंड क्रेडिट में हम देखते हैं कि अब शिवा इस गांव के भूता कोला फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है और पंचोली देव बनकर एक बेहतरीन नृत्य भी करता है। वही हम लीला को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी
वहीं फेस्टिवल में इंस्पेक्टर मुरली भी खड़े होते हैं, जहां पर पंचोली देव उसे शुक्रिया अदा करते हैं इस गांव की जमीन को बचाने के लिए। जिसके बाद उन्हें जंगल में से आवाज आती है और उस आवाज का पीछा करते हुए जब पंचोली देव उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर उसके पिता भी गायब हुए थे, तो ये वाले पंचोली देव भी गायब हो जाते हैं। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर